हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं जहां से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। जी हाँ, मैंने आपको स्टोरी बताई थी। अगर आपको याद हो तो जी हाँ, मैंने स्टोरी बताई थी आपको जिनी, चिराग और अलादीन की। और आपको यह भी बताया था सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। आपको ध्यान होगा। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो जी हाँ, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डील किया था वो था कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई होप आप उसको समझ गए होंगे और आपने उस पर आंसर राइटिंग कर ली है। अब देखो, उसके बाद जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा, वो था क्या? वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। ओके, तो वही सेम क्वेश्चन को मैं लेकर के आ रहा हूं। अगर आपको याद हो तो ये बीपीएससी 63rd में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपको याद है तो यही वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया था। यस, क्वेश्चन नंबर जो कि बीपीएससी 63rd में पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सेकेंड पार्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इटसेल्फ अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको समझाने का सोचा। और बेसिक स्ट्रक्चर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इस पे ना अलग से ही लेक्चर लिया जाए, रेदर देन कि एक शॉर्ट लेक्चर लूंगा तो फिर मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। एक तो होता है आंसर राइटिंग, एक है कंसेप्ट क्लियरिंग। अगर नहीं है ना तो आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी दूं, उसके बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग करूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं। इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग जैसा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको डील करते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन है तो उसको हम, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें डील करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके का अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो आप क्या सोचोगे? हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करो। इकोनॉमी का क्वेश्चन हुआ तो आप क्या सोचोगे? इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कोई डेटा डाल करके स्टार्ट करो। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे? आप अगेन डेटा और डेमोग्राफी कुछ ना कुछ बता करके आगे बढ़ोगे। तो ये तरीका होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट का क्वेश्चन हुआ तो क्या करोगे? अब करंट कंटेक्स्ट जो है ना वहां से स्टार्ट करोगे। ये तरीका होता है करने का। ऑलराइट, तो मैं बस बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है। बॉडी को तो मैं आगे डील करता जाऊंगा, जैसे जैसे डील करूंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और क्रक्स होना चाहिए। सब कुछ उसका समअप कर रहा हो। ओके, तो इस तरीके से आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो चलिए अब आपके मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनिशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो अब इसको डील करते हैं। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आप देखना कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से इसका होना चाहिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन का देखो किस तरीके से है। देखो यहां पे कंटेक्स्ट देखना, कंटेक्स्ट इस तरीके से लिखा हुआ है। आप देखो कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखते हैं। सिंस द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, debates have started regarding the power of parliament to amend key provisions of the constitution। तो आपको पता चल गया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ये आपने थोड़ा सा भूमिका बांधी। अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मत जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओके, अब देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू constitutional amendments under Article 368, which states that the Parliament, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the Parliament cannot destroy or alter the basic feature of the Indian Constitution। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बताता है पार्लियामेंट को कि आप अमेंडमेंट करिए,
लेकिन ऐसा अमेंडमेंट मत कर दीजिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा। ओके, तो ये हो गई इंट्रोडक्शन। देखो अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कब ये आया था। ये जो आया था ये आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। ओके, जो कि 1973 का था। तो ये कंटेक्स्ट आपने दे दिया, इस तरीका का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। ऑलराइट, तो चलिए अब इंट्रोडक्शन के बाद बात कर लेते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में देखते हैं क्या है। बॉडी पार्ट में अगर आप देखो तो अब यहां पे इवोल्यूशन यानी किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो अलग अलग फेमस केसेस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। आप देखना कि कौन कौन से केसेस को हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये अगर आप केसेस अगर जितना ज्यादा केसेस को आप यहां पे मतलब डिटेलिंग करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर में आपको केस डिटेल करना ही पड़ेगा। ओके, वो कंपलसरी है। बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केस डिटेलिंग ही है। अब देखिए बात है 1951 की, और उस टाइम पे शंकरी प्रसाद केस हुआ था। ओके सॉरी, हाँ चलिए, कौन सा केस हुआ था? शंकरी प्रसाद केस, 1951 की बात है। ओके, और उस टाइम पे हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम की बात है कि आपके पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फुल पावर दे दी कि आप जो चाहे अमेंड करिए। ओके, अब इसका मतलब फायदा उठाया जाएगा, और जब एक हद से आगे पार्लियामेंट बढ़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या है उसको रोकने की कोशिश करेगी, और इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, देखो सेम चीज शंकरी प्रसाद में बोला गया था, और उसी चीज को ओके मतलब सज्जन सिंह केस में भी कहा गया कि कोई बात नहीं, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप जो चाहे अमेंडमेंट कर सकते हो, इवन फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर दो। ओके, और आपने देखा था फंडामेंटल राइट भी अमेंड हुआ है। ओके, तो एनीवेज, तो इन दोनों केस के कारण हुआ क्या कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गई। ओके, और वो जो चाहे अमेंडमेंट कर सकती थी। ओके, अब देखते हैं कि उसके आगे एवोल्यूशन किस तरीके से जाएगा। इसके बाद 65 के बाद आप आओगे 67 केस में, और 67 केस में अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल देती है कि अब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकती। ये भी अब प्रॉब्लम हो गई। पहले क्या था? पहले तो ये था कि आप जो चाहे अमेंड कर लो, किसमें? शंकरी प्रसाद में एंड सज्जन सिंह केस में जो चाहे अमेंड कर लो। और गोलकनाथ केस जब आता है 1967 में, तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही स्टैंड को मतलब हटा करके ये बोलती है कि फंडामेंटल राइट किसी भी मामले में अमेंड नहीं हो सकता। ओके, तो इन दोनों को आप समझ गए। अब देखो दोनों एक दूसरे में काउंटर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों के बाद क्या होता है। इन दोनों के बाद होता क्या है कि गोलकनाथ केस जो 1967 का था, फिर आरसी कूपर केस जो 97 का था, एंड माधवराव सिंधिया केस 1970 का था। ओके, उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट लेकर के आती है। ओके, वो कौन कौन सा अमेंडमेंट था आप देखो, 24th, 25th, 26th एंड 27th, ये 4 अमेंडमेंट आती हैं। और 4 अमेंडमेंट में होता ये है कि देखो कि अब जो है ना, गवर्नमेंट अपना ही लॉ बना देगी, और वो क्या लॉ बनाएगी कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखो टसल किस तरीके से चल रहा है। टसल ये चल रहा है कि सबसे पहले आप समझो कि शंकरी प्रसाद में क्या हुआ था। शंकरी प्रसाद में, फिर से मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में ये हुआ कि कुछ भी आप अमेंड कर लो, इवन फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहे हो कोई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड कर लो। ओके, गोलकनाथ केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसने क्या किया, उसने फिर अपने लॉ को ही चेंज कर दिया संसद के मतलब पार्लियामेंट की मदद से। ओके, और अब वो अमेंडमेंट कर सकती थी। लेकिन उस टाइम पे फिर कौन सी बात आ जाती है, अब आता है मेन जो चीज जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो है केशवानंद भारती केस। ओके, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ओके,
तो चलिए उसको समझते हैं कि उसमें क्या हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है इसमें। ऑलराइट, चलिए ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन केशवानंद भारती केस। ओके, ये देखिए ये है केशवानंद भारती केस, सॉरी, हाँ ये देखिए ये आ गया आपका केशवानंद भारती केस की अगर मैं बात करूं, रूल्ड बाय 7-6 वर्डिक्ट। देखो वो 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7-6 से उसका मतलब वर्डिक्ट आया था। ओके, तो सबसे बड़ी मतलब बेंच जो बैठी थी ना वो केशवानंद भारती केस में बैठी थी। ओके, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, कुड नॉट, सॉरी, पार्लियामेंट कुड अमेंड, सॉरी, पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट अल्टर और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी बात ये कही गई केशवानंद भारती में, देखो केशवानंद भारती में मिडल पाथ लिया गया। वो मिडल पाथ क्या था, मिडल पाथ ये था, ये बोला गया कि आप जो चाहो अमेंड कर लो। ओके, जो चाहो कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट को बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो चाहे अमेंड कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको क्या है, खत्म नहीं करना है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर उससे आप छेड़छाड़ नहीं करते फिर तो आप कुछ भी अमेंडमेंट कर लो। तो ये कब आया था, ये केशवानंद भारती में आया था, केशवानंद भारती केस में। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब क्या और बोला हुआ था। और उसी टाइम पे एक मतलब काम किया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल तो दिया था लेकिन डिफाइन नहीं करा कहीं पे कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि डिफाइन नहीं है तो बार बार इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे केसेस आते रहते हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होती चली जाती हैं। ओके, कुछ भी ऐड होता जाएगा, अभी भी इवन अभी भी केसेस चलती रहती हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होती चली जाती हैं। तो इसलिए बहुत डायनामिक ये चीज है और कभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें चेंजेस आप ऑल ऑफ द सडन कभी भी देख सकते हो। ओके, इसलिए अब उस टाइम पे केशवानंद भारती केस में देखो 3 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। क्या क्या चीजें थी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इन 3 चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कर रहे हो उस टाइम पे फेडरलिज्म पे कोई खतरा ना आए, सेक्युलरिज्म पे कोई खतरा ना आए और डेमोक्रेसी पे कोई खतरा ना आए। ओके, इन तीनों पे अगर खतरा नहीं आता तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। अब चलिए क्या होता है, अब देखो अब हुआ क्या कि अब फिर से गवर्नमेंट चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ उस पर ऑर्डर लगा लिया है तो गवर्नमेंट फिर से चाहेगी कि उनके चीज को ना, ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, थोड़ा सा नल किया जाए। तो मतलब गवर्नमेंट भी कुछ करेगी, तो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है और उस टाइम पे क्या होता है कि आर्टिकल देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है ना उसका एक आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। और 42nd अमेंडमेंट में होता क्या है कि वो आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया जाता है। आप समझो बात को कि मतलब आप ओरिजिन को ही मतलब चेंज कर दिया। यानी जिस जो अमेंड करने के लिए जो मतलब एक्ट चाहिए, आर्टिकल चाहिए, वो कौन सा है, आर्टिकल 368, और गवर्नमेंट ने 368 को ही अमेंड कर दिया। अब देखो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और उस मतलब वो कहेंगे भी कि अब देखो हमने तो अमेंड कर दिया, अब तो है ही नहीं वो चीज। यानी जुडिशियल रिव्यू जो था उसको हटा दिया था। यानी अब कोई भी अमेंडमेंट मैं करूंगा तो जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, ये कर दिया था। अब सोचो कि कितना अच्छे तरीके से प्ले करी थी उस टाइम की गवर्नमेंट। और उसके बाद जो केस आता है वो भी केशवानंद भारती की तरह ही उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करो किसकी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। और वो है कौन सा केस, वो है मिनर्वा मिल केस जो आया था 1980s में। और मिनर्वा मिल केस ने जो जुडिशियल रिव्यू हट गया था उस टाइम पे मिनर्वा मिल केस में बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है।
ऑलराइट, तो अभी आप समझे केशवानंद भारती में 3 चीजें बताई गई थी, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल में किसको बता दिया गया? जुडिशियल रिव्यू को ही बता दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब 42nd में जो भी अमेंडमेंट हुई है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी जो भी चीजें वहां पे मतलब अमेंडमेंट आपने किया है, जुडिशियल रिव्यू को ही आपने हटा दिया, तो वो आपको मान्य नहीं होगा। ओके, जुडिशियल रिव्यू क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हटा नहीं सकते, आर्टिकल 368 से उसको हटा नहीं सकते। और जब भी मतलब बात होगी अमेंडमेंट की, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये मिनर्वा मिल का कमाल था। अब देखिए, इसके बाद और भी कई ढेर सारे केसेज हैं। एक इंपॉर्टेंट केस का आप चाहो तो जिक्र कर सकते हो, वो था वोमन राव केस, वो जो आया था 1981 में, जिसने मिनर्वा मिल को क्या किया, थोड़ा सा और सपोर्ट किया, यानी जुडिशियल रिव्यू को और सपोर्ट किया और कहा कि जी हां, जुडिशियल रिव्यू है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मतलब इसकी बात हो गई थी। और ये भी पूछा था कि मतलब उस टाइम पे जो वोमन राव केस हुआ था, उस टाइम पे बात ये चली थी कि चलिए कि अमेंडमेंट जो है वो तो चलो मतलब आपने बोला देखो एक सेकेंड, सॉरी, यस, वुमन राव केस में बोला था कि देखो अमेंडमेंट जो हो रहा है उसकी वैलिडिटी के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, यानी क्या मतलब हमेशा से जो अमेंडमेंट हुआ है वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा? आप समझ रहे हो ना? देखो, आपने बोल तो दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है अमेंडमेंट से, यानी ये मतलब लागू कब से होगा? क्या जब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लागू हो जाए, या फिर कब से? तब वुमन राव केस में ये बताया गया था कि जब केशवानंद भारती केस आया था, जिस डेट को आया था, उस डेट के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पालन होगा। इससे पहले जो भी हुआ है चलो उसको भूल जाते हैं। समझ में आ गई बात? इससे पहले जो भी होता है उसको भूल जाते हैं, लेकिन केशवानंद भारती के जो कि कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें क्या होगा, उसमें आपको इस चीज का देखना पड़ेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया हुआ हो। ऑलराइट, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको मैं समझा के बता रहा हूं, आपको उस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। अगर आप समझोगे नहीं तो इसको पुटअप नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी अभी आपने देखा कि कुछ चीजें मैंने बता दी, जैसे फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें मैंने बता दी, वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ओवर द टाइम ऐसी चीजें चलती रही कि कुछ से कुछ मतलब ना, मैंने बताया था, जजमेंट आते रहे और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होती चली गई। तो ऐसे मैंने 16 मतलब लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर 4 5 6 अगर आप मतलब वहां पे अगर पुटअप कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर लो आप, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर लो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात कर लो, वेलफेयर स्टेट की बात कर लो, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फ्रीडम एंड डिग्निटी की बात कर लो, पार्लियामेंट सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। इसी तरीके से मतलब ये सारी चीजें हैं। तो इनमें से 4 5 6 जो भी आपको याद आ रहा हो उसको आप मेंशन कर सकते हो एज एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहे। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अब मैं आ जाता हूं कंक्लूजन पे। देखो वो जो चीजें मैंने आपको डेवलपमेंट बताई थी ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और कंक्लूजन में आप देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या है। ओके, कंक्लूजन में आप बात करोगे अभी प्रेजेंट सिनेरियो की। मैंने बताया था कि अभी की बात करनी है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस तरीके से प्रेजेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो, द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 can amend any part of constitution including fundamental right but without affecting
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो केशवानंद भारती केस में बात हुई थी उसको अभी भी माना जा रहा है। क्या हुआ था केशवानंद भारती केस में कि आप गवर्नमेंट को बताया गया आप अमेंड करिए जो चाहे, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखिए। ओके, तो वही बात हुई है यहां पे। अब देखो क्या है, हाउएवर, अब देखो थोड़ी लिमिटेशन की बात कर लेते क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन था, क्रिटिकली डिस्कस भी लिखा हुआ था ना, इसलिए थोड़ा लिख दिया इस पे। ठीक है, वैसे नेगेटिविटी नहीं है, जो चीज है वो फैक्ट है यहां पे। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले भी डिस्कस कर लिया था मैंने कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ेगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया जाएगा, यानी जजमेंट टू जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया जाएगा। और यही होता रहा है, टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो डायनामिक नेचर ऑफ चीजें है ना, तो इसलिए कब किस चीज की जरूरत हो जाए, इसलिए मतलब बचाव के लिए भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सारी चीजें जो है ना, बॉल जो है वो गवर्नमेंट के पाले में ना चला जाए, तो वो कह सकते हो कि अपने पास भी बहुत कुछ बचा के रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मतलब माइंड गेम आप समझ सकते हो। एनीवे, चलो और बात कर लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हेल्प्स टू प्रिवेंट लेजिस्लेटिव एक्सेस एज वॉज एविडेंट इन इमरजेंसी एरा। ठीक है ना, ये है इमरजेंसी एरा होगा वैसे, ठीक है ना। चलो, दिस इज रिक्वायर्ड एज शील्ड अगेंस्ट एन ऑल पावरफुल पार्लियामेंट विच कैन रिजॉर्ट टू ओवर यूज ऑफ आर्टिकल 368। यानी आप समझ गए ना कि अगर बार बार किसी भी बात पे पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती रहे तो क्या होगा, आप सोचो। उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया लेकर के आए, और वो मतलब कह सकते हो कि बहुत ही बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसके कारण अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो जीवित है और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रॉपर हो रहा है। अदरवाइज हमारे पास जो मतलब राइट्स हैं वो जा सकते थे। ओके, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती थी, लेकिन अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है, और जुडिशियल रिव्यू हम ले सकते हैं ना, जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू कभी नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैं बात कह रहा हूं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो बस इसके साथ मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देता हूं। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसको पसंद कर रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और वैसे मैं आपसे हमेशा सजेशंस मांगता रहता हूं, आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि आई बिलीव कि हमेशा मतलब इंप्रूवमेंट का चांस तो होता ही है। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, और अपने भी टॉपिक्स बताइए जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।